हेलो गाइस, मैं जितेंद्र आपका आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और जैसा कि कल 2 दिसंबर 2023 है तो भाई एस्टेट का जो फॉर्म है 2 और 3 दिसंबर को एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है। तो सबसे पहले मैं उन सभी बच्चों को बधाई देता हूं जो भी बच्चा एस्टेट की परीक्षा में बैठ रहा है। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक और अच्छे से एग्ज़ाम को देना और क्वालिफाई करके आना। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें कि भाई एग्जाम कैसा होगा। बिल्कुल एकदम स्थिर और सही तरीके से क्वेश्चनों को सोचना और जितना भी हम लोगों ने आपने पढ़ा है उसी के आधार पर आप लोग क्या है कि आप लोग आंसर देना। तो आपका जो एग्जाम है वो अच्छा होगा। तो सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक फिर दोबारा से एक बार। और आज की जो क्लास है वह बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि इस क्लास से कम बता रहा हूँ कि आपके 3 से 4 नंबर, या मैं कह सकता हूँ कि 100% या 110% कह सकता हूं। याद रखना कि आपके 3 से 4 नंबर आने आने 5 भी हो सकते हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एग्जाम कल और परसों 2 दिन में है। और जितनी बाकी की मैंने वीडियो डाल रखी हैं आप लोग उन्हें भी सबको कंप्लीट एक बार देख लें इस एक रात के अंदर, क्योंकि हर एक वीडियो के अंदर 2 से 3 नंबर 3 से 4 नंबर छिपे हुए हैं। तो वीडियो को शुरू से प्रारंभ तक और सारी की सारी वीडियो को आप लोग देखिए, ताकि आपके जो एस्टेट में जो भी नंबर है, जो बच्चे 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं वो बच्चे ना रहें। तो चलिए, तो आज की जो क्लास है प्रारंभ करते हैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए। वीडियो को लेकिन एक बार शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें और क्या है भाई लाइक भी कर दें। तो चलिए, आज धुआंधार तरीके से हम लोग पढ़ेंगे और यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन आने हैं वो भी महत्वपूर्ण है, याद रखना। देखिए, आज का जो टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम क्या है, लर्निंग यानी कि अधिगम। यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आता है। तो सभी लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए भाई और वीडियो को शेयर कर दीजिए। लर्निंग यानी कि अधिगम। अधिगम है क्या? सबसे पहले हम इस चीज के बारे में जानेंगे कि अधिगम है क्या। अधिगम होता है कि हमने जो भी चीज सीखी है वो क्या है, अधिगम। अधिगम माने होता है सीखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे एक छोटा बच्चा है घर के अंदर, और वो छोटा जो बच्चा है वो अपने माता पिता को देखता है, बोलना, उनके जो बोलने का तरीका है, उनका जो रहन सहन है, वो सब चीज को देखता है। और धीरे धीरे क्या है कि वो बच्चा उसी तरीके की क्या है लैंग्वेज को, भाषा को यानी बोलना प्रारंभ कर देता है, उसी तरीके से रहना अपने आप को ढालना शुरू कर देता है। तो उसने अपने परिवार से जो भी चीज ऑब्जर्वेशन की है, उन ऑब्जर्वेशनों से अपने व्यवहार में उसने जो भी परिवर्तन किया है वही क्या होता है, वो अधिगम कहलाता है। तो देखिए, अधिगम का जो अर्थ होता है, अधिगम का अर्थ होता है सीखना। और अधिगम कैसा होता है, सतत होता है और सार्वभौमिक होता है। अधिगम कैसा होता है, सतत और सार्वभौमिक होता है, यानी कि अधिगम हमेशा चलता रहता है और अधिगम जो होता है वो सभी जगह से होता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम घर से बाहर निकले तो हम लोग अधिगम से नहीं सीखेंगे, 100% सीखेंगे। अगर आप लोग घर के अंदर हो या बाहर हो तो आप रोजाना दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ जरूर सीखोगे। तो देखिए, एक डेफिनेशन है, अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये चीज याद रखना। तो ये अधिगम क्या है, जो अधिगम है वो व्यापक और सतत भी है, यानी कि चारों तरफ फैली हुई है, कंटिन्यूअस और जीवन पर्यंत। जब तक हम लोग जिएंगे तब तक क्या है, हम लोग कुछ ना कुछ चीज सीखते रहेंगे। इसी एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन याद रखने, एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिनका नाम था वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या कहा था, सीखना विकास की प्रक्रिया है। तो याद रखना, किसने कहा है कि सीखना विकास की प्रक्रिया, याद रखना वुडवर्थ ने कहा था। उसके बाद देखिए, एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे जिनका नाम था स्किनर। स्किनर ने क्या कहा है, इन्होंने कहा था कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। तो याद रखना, स्किनर जी ने क्या कहा था, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। भाई वीडियो को शेयर करते रहिए, कमेंट्स भी करते रहिए, क्योंकि अब जितनी भी चीजें हैं आपकी वो कंटिन्यू चलती रहेंगी। अब देखिए, कुछ विशेषताएं हैं अधिगम की। विशेषताएं क्या होती हैं, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। क्या है भाई, सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। तो देखिए क्या हो रहा है, मैंने यही तो बोला है कि हम लोग जो भी चीज सीख रहे हैं और उसे सीखने के बाद अपने व्यवहार में हम लोग जो भी परिवर्तन करते हैं उसी को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। दूसरा पॉइंट है, सीखने को वृक्ष कहा है। सीखने को वृक्ष किसने कहा है, पेस्टोलॉजी ने। तो हम याद कैसे रखेंगे, हम लोग कहीं पर घूमने गए और घूमते समय हम अपने साथ क्या है, बहुत सारी चीज लेके गए, जैसे कोल्ड ड्रिंक लेके गए, हम कुरकुरे लेके गए, चिप्स लेके गए, समोसे लेके गए। तो उस जगह हमें एक चीज जो लेके जानी है, पेस्ट्री। तो उस पेस्ट्री से याद रखना भाई, क्या याद रखोगे, जो पेस्ट्री है हमें वो कहाँ पर खानी है, पेस्ट्री खानी है। बच्चा याद रखना, हमें वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे याद रखना। तो वृक्ष किसने कहा है, पेस्टोलॉजी ने। आप इसी तरीके से जो है पूरी साइकोलॉजी को हम लॉजिकली पढ़ते हैं। जो बच्चे कहते हैं सर हमें साइकोलॉजिस्ट के नाम याद नहीं होते हैं, कुछ आपकी वीडियो क्या है इसी तरीके की डाल रखी है, शिक्षण वीडियो की डाल रखी है, जो बिल्कुल लॉजिक बाय ट्रिक वाइज है, जो ऐसा आपने अभी तक कहीं पर भी नहीं पढ़ा होगा। उन वीडियो को एक बार जरूर जाकर देखें। और भाई अगर आपको इसी प्रकार के नोट्स चाहिए तो आपके डिस्क्रिप्शन पे नंबर दे रखा है, आप वहां पर जाकर चेक कर लीजिए और वहां पर आपको एक नंबर मिलेगा, आप लोग का क्या है वहां से व्हाट्सअप कर दीजिए, आपके पास नोट्स जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे।
सीखने को उपवन कहा है, उपवन किसने कहा याद रखना, फ्रोबेल ने। उपवन किसने कहा है, फ्रोबेल ने। देखिए वन में हमें क्या लगानी है, कोई वन है, बहुत सारे पेड़ हैं, उन पेड़ों में क्या है भाई, जंगल बन गया, जंगल के अंदर हम क्या लगाएंगे, नहीं वन, वन के अंदर क्या लगाएंगे, हम बेल लगाएंगे, तो बेल से याद रखना फ्रोबेल। तो बेल हमें कहाँ लगानी है, वन में लगानी है, और वृक्ष के नीचे बैठ के क्या खाएंगे, याद रखना पेस्ट्री खाएंगे, पेस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट है सीखना उद्देश्यपूर्ण है, तो सीखना उद्देश्यपूर्ण है, ये किसने कहा, मैस्लो ने। ये किसने कहा भाई, मैस्लो ने कहा, इब्राहिम मैस्लो ने, याद रखना। सीखना नया कार्य करना है, अधिगम ज्ञानात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक प्रक्रिया होती है, याद रखना। अधिगम में तीनों चीजें होती हैं, ज्ञानात्मक यानी कि नॉलेज भी होती है, भावात्मक यानी कि हमारे इमोशनल्स भी होते हैं, और क्रियात्मक यानी हमारी एक्टिविटीज, तीनों प्रकार जो होते हैं वो किसमें होते हैं, हमारे अधिगम में होते हैं। अधिगम समायोजन की प्रक्रिया है, याद रखना। अधिगम के द्वारा क्या है, बच्चा वातावरण के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने आसपास पड़ोस के साथ क्या है, समायोजन करता है, उसके साथ तालमेल बिठाना प्रारंभ करता है। अधिगम के 3 स्तर होते हैं। अधिगम के स्तर कितने बताए हैं, 3 बताए हैं। सबसे पहला होता है स्मृति स्तर, जिसे मेमोरी लेवल कहते हैं। देखो इसमें स्मृति स्तर क्या होता है, इसका मतलब ये किसने दिया था, ये दिया था हर्बर्ट ने। स्मृति स्तर का मतलब होता है कि जब बच्चा क्या है, किसी भी चीज को सीखने के लिए क्या है, अपने दिमाग से मानसिक रूप से तैयार रहता है, तो वो उस चीज को क्या है, जल्दी सीख जाता है। भाई ये पेपर में पूछता है कि स्मृति स्तर किसने दिया है, तो याद रखना हर्बर्ट ने। पेपर में हमसे क्वेश्चन आता है कि अधिगम जो स्तर है उसके लेवल कितने बताए हैं, अधिगम के लेवल कितने होते हैं, 3 होते हैं। सेकंड है बोध स्तर, ये किसने दिया है, मॉरिसन ने दिया है। और चिंतन स्तर किसने दिया, याद रखना हंट ने दिया है। तो ये चीज होती है चिंतन। याद रखिए बोध स्तर क्या है, बोध स्तर का मतलब होता है कि किसी चीज को ज्ञान लेने के लिए जब हम समझते हैं या उस चीज को अच्छे तरीके से हम धारण कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाता है, हमारा बोध स्तर कहलाता है, जो नॉलेज होती है। और चिंतन स्तर कब काम करता है, याद रखना जब तक हमारे सामने कोई समस्या नहीं होगी तब तक हमारा चिंतन स्तर काम नहीं करता। जैसे ही हमारे सामने कोई समस्या आई तो हमारा चिंतन स्तर क्या है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं हम, इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हमारे पास जो 10 आंसर निकल के आए हैं, तो वो कहां से, वो हमारे चिंतन स्तर के माध्यम से निकल के आए हैं। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है, याद रखना कि स्मृति स्तर को किसने दिया है, तो हर्बर्ट ने दिया है। बोध स्तर को किसने दिया है, मॉरिसन ने दिया है। चिंतन स्तर को किसने दिया है, हंट ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है, याद रखना। और इससे 1 नंबर जो है आपका पेपर में क्वेश्चन 100% पूछ जाएगा। जिससे व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक कौन कौन से होते हैं, तो देखिए व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक होते हैं जेबी वॉटसन होते हैं, थॉर्नडाइक होते हैं, सीएल हल होते हैं, वुडवर्थ होते हैं। अच्छा सीएल 2 बार हो चुका है। स्किनर हो गया भाई, मैकडूगल हो गया, पावलव हो गया, जॉन मिलर हो गया, गुथरी। ये सभी के सभी किस प्रकार के साइकोलॉजिस्ट है, व्यवहारवादी। तो पेपर में पूछ जाता है जैसे कि मैकडूगल किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक है, तो ऑप्शन देंगे वो हमें व्यवहारवादी हैं, संज्ञानवादी हैं, या फिर संरचनावादी। तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, व्यवहारवादी। इसी तरीके से देखिए संज्ञानवादी कौन कौन से हैं, जीन प्याजे हैं, कोहलर है, वर्दीमर है, कोप्ता है, कूट लेविन है, टोलमैन है, गेने है, बंडूरा है, उसुबेल है, और बंडूरा दोबारा हो गया। चलिए तो याद रखना इस सारे के सारे जितने भी साइकोलॉजिस्ट कैसे हैं, संज्ञानवादी। और नेक्स्ट है संरचनावादी। संरचनावादी क्या है, याद रखना विलियम वुंट हो गए, विलियम जेम्स हो गए, वाइगोत्स्की हो गए, गार्डनर हो गया, जॉन डीवी हो गई। ये किस प्रकार के साइकोलॉजिस्ट है, ये है संरचनावादी। पेपर में हमसे पूछा जाता है कि अच्छा ये बताइए वाइगोत्स्की जो है वो किस प्रकार के क्या है, मनोवैज्ञानिक है, तो याद रखना संरचनावादी। जीन प्याजे किस प्रकार के हैं, तो संज्ञानवादी। इसी तरीके से एग्जाम में हमसे क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है भाई, याद रखना ये टेबल है, इसे अच्छे से याद कर लेना। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि आपके दोस्त जो हैं, जो बच्चे कल 2 और 3 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं, वो भी इसका फायदा उठा सकें, अपने 3 से 4 नंबर पक्के कर सकें। और अगर नोट चाहिए तो आप लोग क्या है इस व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब हम थ्योरीज पढ़ेंगे कि करके। तो सबसे पहले जो थ्योरीज है वो किसके, याद रखना वो है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। याद रखना पेपर में सीधा क्वेश्चन आता है उद्दीपन अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था, तो याद रखना वो थॉर्नडाइक ने दिया था। अब थॉर्नडाइक ने जो ये सिद्धांत दिया है तो इन्होंने प्रयोग किस पे किया था, याद रखना इन्होंने प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर। प्रयोग किस पे किया था, इन्होंने भूखी बिल्ली पर किया था। और इन्होंने जो प्रयोग किया था वो कितने दिन तक किया था, 10 दिन तक किया था। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम क्या था, एनिमल इंटेलिजेंसी। तो हमसे पेपर में पूछ जाता है कि एनिमल जो इंटेलिजेंस जो बुक है वो किसने लिखी थी, याद रखना थॉर्नडाइक ने लिखी थी। और इन्होंने उस बिल्ली को जिस बॉक्स के अंदर बंद किया था उस बॉक्स का नाम क्या था, याद रखना पजल बॉक्स। और इन्होंने जो भोजन या उद्दीपक के रूप में रखा था वो क्या थी, इन्होंने मछली रखी थी। तो इस स्टोरी के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। पहले इस सिद्धांत के उपनाम जान लेते हैं कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है। देखो स्पीड थोड़ी ज्यादा है, वो इसलिए क्योंकि एग्जाम है बहुत नजदीक है, रिसेंटली है, इसलिए कल का क्योंकि एग्जाम है।
2 दिसंबर 2023 का पेपर है, तो इसीलिए एस्टेट के लिए भाई आपकी जो स्पीड है वो थोड़ी ज्यादा है। बाकी हम लोग डिटेल से फिर इन्हें बाद में पढ़ते रहेंगे। और सीटेट कल से यानी कि 3 तारीख के बाद में आपका 2 और 3 तारीख का जो भी पेपर होगा उसे हम लोग एनालिसिस करेंगे, और आपको बिल्कुल जो राइट आंसर है साइकोलॉजी के जो बिल्कुल राइट आंसर है वो आपको इस यूट्यूब के माध्यम से आपको प्राप्त कराए जाएंगे। और सीटेट का 4 तारीख से प्रॉपर सीटेट की जो क्लास है वो प्रारंभ हो जाएंगी। पेडागोजी, चाहे वो सीडीपी हो, पेडागोजी याद रखना, या फिर क्या हो साइकोलॉजी हो, और वो भी क्या है मोस्टली सभी सब्जेक्टों की आपकी क्या है आपको यहाँ पर पेडागोजी पढ़ाई जाएगी। तो भाई चैनल को इसलिए ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते रहिए और चैनल को शेयर भी करते रहिए। अब देखिए थोड़ा इसके उपनाम जान लेते हैं कि सिद्धांत के उपनाम क्या है। तो याद रखना इसे कहा जाता है प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। दूसरा जो होता है उसे कहते हैं संयोजनवाद का सिद्धांत। इसी का उपनाम क्या होता है संबंधवाद का सिद्धांत। इसी को आरएस थ्योरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं आरएस थ्योरी। आरएस थ्योरी क्या होता है स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। याद रखना स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी कहा जाता है। नेक्स्ट है अधिगम का बंध सिद्धांत, परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत। देखिए थॉर्नडाइक एक साइकोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने क्या हुआ कि एक बार बिल्ली को एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। थोड़ा समझना, एक बिल्ली होती है, इस बिल्ली को इन्होंने क्या कर दिया एक बॉक्स के अंदर बंद कर दिया। जिस बॉक्स का नाम क्या रखा था इन्होंने, जिस बॉक्स का नाम रखा था पजल बॉक्स। जो ये बॉक्स है इस बॉक्स का नाम रखा था इन्होंने पजल बॉक्स। अब जो ये बिल्ली है इसी के अंदर इन्होंने एक लीवर लगा दिया था, एक बटन लगा दिया था। जो इन्होंने बटन लगाया था इसी बटन के माध्यम से यहाँ का जो दरवाजा होता है वो दरवाजा ओपन रहता, ओपन होता। और इन्होंने जस्ट बाहर में क्या किया कि एक टेबल रखी और इस टेबल पर क्या बना दी इन्होंने, उस टेबल पर एक मछली बना दी। इन्होंने एक मछली बना दी थी। ये क्या है, यही उद्दीपक है। ये क्या है उद्दीपक। तो जो ये मछली है, थोड़ा डायग्राम पे मत जाना भाई, बस चीजें समझिए। ये जो मछली है, अब बिल्ली को जैसे ही, बिल्ली कैसी थी भूखी बिल्ली थी, तो बिल्ली को जब भूख लगी तो इसने इस पिंजरे में क्या किया उछलना कूदना प्रारंभ कर दिया। जैसे उछलना कूदना इन्होंने प्रारंभ किया तो इस बिल्ली का गलती से पैर एक बार क्या पड़ता है इस बटन या इस लीवर पे पड़ जाता है। और जब इसका पैर जो है वो इस बटन या लीवर पर पड़ता है तो दरवाजा क्या होता है ओपन हो जाता है, खुल जाता है। बिल्ली बाहर निकलती है, टेबल से मछली को यानी जो भी ये मछली थी उस मछली यानी भोजन को खाया, और भोजन खाने के बाद में भागने की कोशिश करती है। तो उस जगह थॉर्नडाइक क्या करते हैं दोबारा उस बिल्ली को पकड़ते हैं और क्या होता है फिर से उस पिंजरे में डाल देते हैं। बिल्ली को फिर भूख लगती है, बाहर फिर मछली रखी जाती है। बिल्ली क्या है बार बार अभ्यास करती है। तो बिल्ली जो बार बार अभ्यास कर रही है उस अभ्यास के माध्यम से क्या हुआ कि उसने इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर ली, वो बार बार क्या है अब बिल्ली को जब भी वो कभी भूख लगती तो उसने फिर वो पिंजरे के अंदर घूम आने की गलती से पैर पड़ा और पिंजरे से बाहर निकली। जब भी उसे ये इस चीज की आदत होगी, अभ्यास हो गया कि उसे जब भी भूख लगती वो क्या करती सीधा उठ खड़ी होती, लीवर को दबाती, दरवाजा खोलती, खाना खाती और खाना खा के अपनी भूख को शांत कर लेती। तो यही चीज होती है याद रखना एसआर थ्योरी, उद्दीपन प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, यानी बार बार अभ्यास करना। और याद रखना जो थॉर्नडाइक है वो किस देश के निवासी हैं, यूएसए यानी कि अमेरिका के निवासी हैं। तो यही होता है परिश्रम एवं धैर्य का सिद्धांत, हर्ष एवं दुख का सिद्धांत। अब देखिए सिद्धांत के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं याद रखना। सबसे पहले जो जानवरों पर प्रयोग किया था वो किसने किया था याद रखना, थॉर्नडाइक ने किया था। और शिक्षा मनोविज्ञान का जनक भी किसे कहा जाता है, थॉर्नडाइक को ही कहा जाता है। ये चीज याद रखना। पेपर में अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे पहले जानवरों के ऊपर प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, याद रखना थॉर्नडाइक थे। और सब शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कौन माने जाते हैं, थॉर्नडाइक ही माने जाते हैं। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया का अर्थ है हम अपनी गलती व अनुभव से सीखते हैं। तो देखिए वही चीज है कि बिल्ली ने बार बार क्या की भाई, बिल्ली ने बार बार उस पिंजरे में उछल कूद की, गलती से पैर लीवर पे दबा पड़ा और जो दरवाजा है लीवर है दबा, पेपर दरवाजा है वो क्या हो गया ओपन हो गया, खुल गया। तो यही तो कंडीशन है कि हमसे जो गलतियां होती है हम गलती और अनुभव के द्वारा चीजों को क्या करते हैं सीखते हैं, और यही क्या होता है आपका अधिगम होता है। अब इसकी विशेषता क्या है, मंद बुद्धि के बालकों के लिए यह सिद्धांत उपयोगी, यानी कि जो कमजोर जिन बच्चों का आईक्यू लेवल थोड़ा सामान्य से कम होता है उनके लिए सिद्धांत क्या है उपयोगी है। यह स्वयं अधिगम द्वारा सीखने पर बल देता है, क्योंकि उसने बिल्ली ने क्या है भाई खुद के द्वारा क्या है बार बार खुद से ही उसने अभ्यास किया था, और अपने खुद से अभ्यास करने के कारण ही क्या किया उन्होंने अधिगम का नहीं सीखा। यह सिद्धांत प्रेरणा पर बल देता है। बिल्कुल भाई, प्रेरणा कहां से मिली थी याद रखना, मछली के लिए उन्होंने कार्य करना। जैसे हम लोग हैं,
हम लोग एस्टेट के लिए हमारी क्या है प्रेरणा है कि भाई हमें तो पढ़ना है, हर हाल में एस्टेट को क्वालिफाई करना है। अब हम दिन रात एक कर रहे हैं, इतने ही दिन से आप लोग इतनी शिद्दत से मेहनत आप कर रहे हो, इतनी शिद्दत से मेहनत हम कर रहे हैं कि भाई आपको अच्छा वीडियो में कम से कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर गेन कराए जाए। तो ये क्या है, ये प्रेरणा है एक हमारी। नेक्स्ट है, यह क्रमिक रूप से सीखने पर बल देता है, यानी कि सीक्वेंस से सीखने पर बल देता है, यह सरल से कठिन पर बल देता है। तो यही क्या है इस सिद्धांत की विशेषताएं हैं। आगे पढ़ते हैं, सिद्धांत के बारे में याद रखना। इसके दोष क्या है, प्रतिभाशाली बच्चों के लिए अनुपयोगी है, क्योंकि इसके अंदर जो समय होता है वो अधिक लगता है, इसलिए प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या है, ये थोड़ी कम उपयोगी है। नेक्स्ट है, व्यर्थ के प्रयत्नों पर बल देती है, कि बार बार अभ्यास कर रहे हैं तो क्या है भाई, जो व्यर्थ हम जो बल अभ्यास कर रहे हैं, जो हमसे गलतियां हो रही हैं, तो वो ही क्या है कि वो हम उन पर क्या है खामा खा के क्या है अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन जिस बच्चे को सपोज कीजिए कि उस बिल्ली को भी ये पता चल गया कि भाई एक बार खड़ा होना लीवर दबाना है, तो किसको बेनिफिट होगा, जिसको नॉलेज है। तो सेम कंडीशन यही है। नेक्स्ट है, एक्सटर्नल यानी कि बाह्य पूर्ण बलन पर बल देना है, कि बाहर की चीजों पर बल देता है। सीखने की गति का अनियमित होना, नहीं कि सीखने की जो गति है वो कैसी होती है, कभी ज्यादा और कभी क्या होती है मंद होती है। किसी चीज को हम एक बार में समझ सीख लें, किसी चीज को हम 10 बार में सीखें, यही होती है कि सीखने की जो गति है वो कैसी होती है, अनियमित होती है। इसी के साथ आगे देखिए, थॉर्नडाइक के अनुसार अधिगम के नियम। तो थॉर्नडाइक ने अधिगम के जो नियम बताए हैं वो कितने बताए हैं, 2 बताए। और इन्होंने जो नियम दिया था वो किस में दिया था, शिक्षा मनोविज्ञान अपनी बुक में। तो शिक्षा मनोविज्ञान की जो बुक है वो किसने लिखी थी, वो थॉर्नडाइक ने लिखी थी। और थॉर्नडाइक ने जब ये बुक लिखी थी तो इसमें याद रखने से कितने भागों में बांटा था, 2 भागों में। और ये लिखी कब थी, 1913 ईस्वी में। इन्होंने सबसे पहले मुख्य नियम बताए। पहला पार्ट कौन सा था, मुख्य नियम, जिसे प्राइमरी लॉज पार्ट कहते, वो कहते हैं, लॉ कहते हैं, जिसे कितने भागों में बांटा था, 3 भागों में। कौन नियम को, सेकेंडरी लॉज को कितने भागों में बांटा, याद रखना 5 भागों में। तो इस तरीके से इन्होंने अधिगम के जो नियम है कितने भागों में बांटे थे, 2 भागों में बांटे थे। इसी के साथ देखिए, सबसे पहले हम एक एक करके डिफाइन करेंगे कि भाई जो मुख्य नियम है ये कौन से हैं। देखिए, मुख्य नियम को कितने भागों में बांटा है, मुख्य नियम को बांटा है 3 भागों में। वो 3 भाग कौन कौन से, इस चीज के बारे में जानते हैं। पहला है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम को क्या मानसिक तैयारी का नियम भी कहा जाता है, लॉ ऑफ रेडीनेस। यानी कि अगर हम किसी चीज को सीखने के लिए पहले से ही तत्पर हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, तो हम उस चीज को आसानी से सीख सकते हैं। नेक्स्ट है अभ्यास का नियम, सीक्वेंस भी याद रखना, तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, क्योंकि कभी कभी पेपर में सीधा सीक्वेंस आता है और मोस्टली यहां से पेपर में क्वेश्चन आपका आने ही आना है। देखिए, अभ्यास का नियम, इसी को श्रम का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ एक्स एक्सरसाइज। यानी कि क्या है भाई, हम लोग जितना अभ्यास करेंगे, बिल्ली ने बार बार जब अभ्यास किया तो एक ही बार में क्या होती थी, खड़ी हुई। बाद में क्या हुआ, वो अभ्यास करके गलतियां करके उसने सीखा, अब वो खड़ी होती, लीवर को दबाती और चीजें कर लेती। सेम कंडीशन, अगर हम किसी चीज का बार बार अभ्यास करेंगे तो हम उस चीज को बहुत जल्दी और आसान तरीके से सीख जाएंगे। तीसरा होता है प्रभाव का नियम या परिणाम का प्रसन्नता व दुख का नियम। ये क्या है, याद रखना, लॉ ऑफ इफेक्ट। ये क्या होता है, लॉ ऑफ इफेक्ट। यानी कि अब कोई भी चीज, जो भी हमने काम किया, उस काम का हमारे ऊपर इफेक्ट क्या पड़ा, उसी को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है प्रभाव का नियम। तो चलिए भाई, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं कि जो हम लोगों के गौण नियम होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। गौण नियम कितने हैं, 5। अब ये 5 नियम कौन कौन से, इन्हें एक एक करके जानते हैं। देखिए, सबसे पहले बहु प्रतिक्रिया, बहु अनुक्रिया का नियम, मल्टीपल रिस्पॉन्स। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे सामने कोई भी समस्या है तो उस समस्या के लिए हम विभिन्न
तो भाई देखिए थोड़ा मतलब आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो मैं एक बार थोड़ा सा पीछे से बैक से आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ी वॉल्यूम समस्या हो गई थी। तो हम लोगों ने यहाँ से जाना था। इस प्रयोग को मैं दोबारा ही आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा फास्ट, क्योंकि शायद आवाज़ की साउंड की आपको समस्या हो सकती है। देखिए इन्होंने कितने 3 परिस्थितियों में प्रयोग किया था, तो बच्चे याद रखना यूसीएस इक्वल टू क्या होता है, यूसीआर। यूसीएस क्या होता है, भोजन होता है। भोजन को ही कहा जाता है अस्वाभाविक उद्दीपक कहा जाता है। यही प्राकृतिक उद्दीपक होता है, इसी को मूल उद्दीपक कहते हैं। अब पावलव जी ने भोजन दिखाए, लेकिन भोजन दिखाने के बाद में क्या है, उन कुत्ते के मुंह में लार आने लगी, तो यानी कि यूसीआर काम होने लगा। तो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स यानी कि लार आना प्रारंभ हो गया, इसी को क्या कहते हैं, स्वाभाविक अनुक्रिया, इसी को मूल प्रतिक्रिया भी कहते हैं। पहला प्रयोग था भोजन दिखाया, भोजन दिखाने के बाद में क्या हुई, लार आ गई। नेक्स्ट उसके बाद समझना आप लोग, सेकंड है अनुबंधन के समय अनुकूलन के दौरान सीएस। सीएस क्या होगी कि पावलव ने क्या बताया था, घंटी बजाई, घंटी बजाने के कुछ सेकंड बाद भोजन दिया, भोजन देने के बाद में उन्होंने क्या कर दिया भाई, कुत्ते ने लार देना प्रारंभ कर दिया। तो देखिए सीएस क्या होगी, हमारी घंटी होगी, इसी को कंडीशनल स्टिमुलस कहा जाता है। अस्वाभाविक उद्दीपक होता है, घंटी और सहायक उद्दीपक भी कहते हैं। यूसीएस क्या होता है, स्वाभाविक उद्दीपक होता है, यानी भोजन है हमारा। और यूसीआर क्या है, स्वाभाविक अनुक्रिया, यानी किसी को लार, और याद रखना इसी को क्या कहते हैं, मूल प्रतिक्रिया। यानी घंटी बजी, घंटी बजने के कुछ सेकंड बाद भोजन दिया, भोजन देने के बाद में क्या कर दिया भैया, याद रखना इन्होंने क्या किया, इन्होंने कुत्ते ने, यानी कुत्ते ने लार देना प्रारंभ कर दिया। सेकंड परिस्थिति थी। थर्ड परिस्थिति क्या है, इस चीज के बारे में जानते हैं। सीएस यानी कि घंटी तो बजी, लेकिन क्या है, कुत्ते को भोजन नहीं दिया, और लेकिन कुत्ते ने फिर भी क्या कंडीशन दे दिखाई, लार देने की जो क्रिया है उसको कराए, तो याद रखना ये होता है हमारा सीआर। इसी तरीके से पावलव जी ने 3 परिस्थितियों में कुत्ते के ऊपर क्या है, प्रयोग किया था। अब यहां से देखिए आप लोग, इस सिद्धांत की विशेषताएं क्या है, विशेषता के बारे में जानते हैं। तो बालक के भाषात्मक विकास में सहायक होता है, समूह निर्माण में उपयोगी होता है, मानसिक रोगियों को सुधारने में उपयोगी होता है, यह आदत स्वभाव का निर्माण करता है, यह छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, इस परीक्षण में समय अधिक लगता है, गणित शिक्षण में सहायक है, बुरी आदतों को दूर करने में सहायक है, भय के सिद्धांत की सर्वोत्तम व्याख्या करता है, यह नियम साहचर्य नियम पर आधारित है। तो यही याद रखना इस नियम की क्या है, विशेषता है। और इसी के साथ देखिए अनुकूलित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से सही नहीं है तो वो काम को नहीं करेगा। लिंग का प्रभाव, लिंग का मतलब है जेंडर, यानी लड़के और लड़कियों की सीखने की जो क्रियाएं होती हैं, सोचने की क्रियाएं होती है, थोड़ी डिफरेंस अलग होती हैं। बुद्धि का प्रभाव, अगर किसी में बुद्धि कम या ज्यादा है तो उससे भी भाई सीखने में इफेक्ट होगा। आयु, एज भी हमारे ऊपर डिपेंड करती है। नियंत्रण वातावरण, अगर बच्चे को स्वतंत्र वातावरण ना दिया जाए तो बच्चा क्या है, उसमें भी सीखने में थोड़ी उसे समस्या होती है। तो बहुत तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये थ्योरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसी के साथ आज की जो हमारी क्लास है उसे समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। भाई वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट्स कर दें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर उस पर डिस्क्रिप्शन पे जाके आप लोग हमें व्हाट्सअप कीजिए नंबर लेके, और उसके बाद में आप लोग क्या है, ज़्यादा ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए और आपको नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो जिन भी बच्चों को नोट्स चाहिए वो बच्चा इस नंबर पर क्या है, याद रखना, व्हाट्सअप कर सकता है। उस बच्चे को क्या है, नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो हैव ए गुड डे, मिलते हैं अगली क्लास में। और सभी एस्टेट वाले बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दें और अच्छा एग्जाम को बहुत बेहतर तरीके से करें। मिलते हैं अगली क्लास में, यानी कि कल जो भी एग्जाम होगा उसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इवनिंग के ही समय में। तो सभी बच्चे लाइव जुड़ जाना, आपको टाइम जो फिक्स है वो फिक्स रहेगा, बिल्कुल 9 बजे।